हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विद्युत विभव के व्यंजक की गणना करेंगे। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम अपने टॉपिक को देखते हैं। जो हमें पढ़ना है आज कि आवेशों के पुनः वितरण के पश्चात विद्युत विभव का विद्युत के व्यंजक की गणना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात हम क्या करेंगे, विद्युत विभव के व्यंजक की गणना करेंगे। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसी के संबंध में एक और टॉपिक आता है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा हानि, जो इसके बाद हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये आप समझिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मान लेते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विद्युत विभव की हमें व्यंजक की गणना करनी है। मतलब हमें ये तो पता चल गया कि हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो चालक लेते हैं। ठीक है, दो मान लेते हैं, ये एक है और एक ये दो हमने यहाँ पे चालक लिया। एक ए चालक है और एक क्या है, बी चालक है। ये हम कह सकते हैं दो हमने क्या लिया है, पिंड लिया है। ठीक है, जो क्या है, मतलब दो धातु भी हम कह सकते हैं। ये दो धातु लिए हैं, एक ए है और एक बी है। थोड़ा सा दोनों का साइजिंग, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस पर जो ए है इस पर आवेश है Q1, संधारित्र है C1 और इस पर विभव है V1। ठीक है, और जो बी है, जो क्या है, बी जो धातु है इस पर आवेश है क्या Q2, विभव है V2 और संधारित्र है C2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए, और इन दोनों को हमने क्या किया, एक चालक तार से हमने कंडक्टर से मतलब एक जोड़ दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, हमने क्या बताया, हमने बताया कि दो क्या है, धातु है, एक ए है और एक बी है। ए पर आवेश है Q1, संधारित्र है C1 और विभव है V1, तथा बी पर आवेश है Q2, विभव है V2 और संधारित्र है C2। इतनी बात हमने आपको बताया। ठीक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे कि हमें जब इनको हमने कंडक्टर से जोड़ दिया, तो जब हमने इसको चालक से जोड़ा तो इसका मतलब कि आवेश, अब ये इस पर दोनों पर देख रहे हैं आवेश है, तो या तो आवेश इधर से इधर प्रवाहित हो रहा होगा, मतलब ए से बी की ओर जा रहा होगा, या बी से ए की ओर आ रहा होगा। ठीक है, या तो बी से ए की ओर आ रहा होगा आवेश, या आवेश इधर से इधर जा रहा होगा। परंतु हमें ये नहीं पता कि आवेश किधर से किधर जा रहा होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश जो होता है वो विभव पर निर्भर करता है। और देख रहे हैं दोनों का विभव V1 और V2 है, मतलब दोनों का विभव क्या है, अलग अलग है। इसका V1 है और इसका V2 है, दोनों का अलग अलग है। तो अलग अलग होने का मतलब होता है, अलग अलग मान लेते हैं, 2 3 है, तो इसका मतलब ये 2 है, ये 3 है, तो अलग अलग है कि नहीं। तो इसका मतलब ये एक कम है तो ये अधिक है। तो भैया हम जानते हैं कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है, आवेश प्रवाहित होती है। तो अलग अलग है, परंतु कौन अधिक है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसके कारण हम मान लेते हैं कि आवेश या तो इधर से इधर या इधर से इधर प्रवाहित हो रहा होगा। तो ये कब तक प्रवाहित होगा, कब तक प्रवाहित होगा आवेश, जब तक कि विभव का मान क्या हो जाए, नियत ना हो जाए। नियत मतलब भैया, मतलब विभव का मान सामान्य, एक सामान्य ना हो जाए, तब तक क्या होगा, आवेश प्रवाहित होते रहेगा। ठीक है, ये सभी बातें हम क्यों आपको पहले बता रहे हैं कि भैया आपको अच्छे से समझ में आएगा जब गणना करेंगे। अभी 2 मिनट लगेगा, गणना तो कर दिया जाएगा, परंतु आपको समझना है कि बताया क्या जा रहा है कि आवेश, हम ये बता रहे हैं कि भैया विभव जो है ना, विभव दोनों का अलग अलग है, तो विभव पर निर्भर करता है आवेश किधर से किधर प्रवाहित होगा। तो जिस इनमें हमें पता नहीं है कि किसका विभव क्या है, अलग है, मतलब किसका विभव अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बात तो हम जानते हैं कि जब कब तक आवेश प्रवाहित होगा, जब तक इन दोनों पिंडों पर विभव जो होगा वो सामान्य ना हो जाए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो पुनः वितरण है ना, पुनः वितरण के पश्चात जो है, पुनर्वितरण के पश्चात जो क्या है, विभव है,
वो हम भी मान लेते हैं, मतलब पुनर्वितरण के पश्चात हम मान लेते हैं कि विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे भी जो माना है ये हम मान लेते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात, मतलब जो पुनर्वितरण हो जाएगा उसके पश्चात जो विभव होगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमने माना है, परंतु अभी तो इसका ए का विभव है V1, अब बी का विभव है V2, ये बात हम जानते हैं। तो हमें यही ना ज्ञात करना है कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विद्युत विभव की गणना करनी है। हमने बता दिया कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विभव क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तब हम इसकी गणना करते हैं भी का, तो हम चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि संधारित्र, अब देखिए कितने अच्छे से आप संधारित्र की गणना करेंगे। देखिए यहाँ पे हम चूंकि संधारित्र इक्वल टू जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यदि हम यहाँ से Q का मान निकालें तो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा में आ जाएगा और ये इधर भाग में आ जाएगा, तो Q/C हो जाएगा। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमें आवेश मिला है ये कुल आवेश है, ये संधारित्र है, ये कुल संधारित्र है, और ये जो विभव है ना वो कुल विभव है। तो भैया मैं यहाँ पे पूछूं कि इसमें हम कुल आवेश के मान हमें पता चले, कैसे हम बता सकते हैं कि इसमें कुल आवेश कितना है। तो हम यही नहीं कहेंगे कि एक ये आवेश है और एक ये, मतलब एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो भैया जो आवेश होगा वही इनका कुल आवेश होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये तो कुल आवेश है और कुल आवेश का मतलब Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये संधारित्र है, कुल संधारित्र है, तो हम कह सकते हैं C1 प्लस C2 को जोड़ देंगे तो भैया कुल संधारित्र निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे C1 प्लस C2 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि हम एक बात जानते हैं कि संधारित्र से यहाँ से ही आपको एक थोड़ा सा मैं कोष्ट में बता दे रहा हूँ, यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो ये भी इधर गुणा में भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C और भी हो जाएगा कि नहीं, Q इक्वल टू C भी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि Q इक्वल टू C भी हो गया, ठीक है, आगे आप ध्यान दीजिएगा, Q इक्वल टू C भी हो गया तो वहाँ पे Q1 है, तो Q1 इक्वल टू हम अगर यहाँ पे Q1 कर दें तो यहाँ पे C1 V1 कर सकते हैं, और यदि हम यहाँ पे Q2 कर दें तो भैया C2 V2 कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि Q1 की जगह पर हम C1 V1 लिख सकते हैं और Q2 की जगह पर C2 V2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम V की जगह पे हम क्या लिख देंगे, V इक्वल टू यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1, और Q2 की जगह पर C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये हमने लिख दिया। और ये जो मिला ना आपका, यही है भैया पुनर्वितरण के पश्चात क्या है, आपका विद्युत विभव की गणना हो गया। यही है पुनर्वितरण के पश्चात आपका विद्युत विभव का सूत्र, जो V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई क्या होता है C1 प्लस C2। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पुनर्वितरण के पश्चात हमने विभव मान लिया है भी, और उसके बाद हमने संधारित्र का फॉर्मूला अप्लाई किया है और यहाँ से भी का मान निकाला है। और हम जानते हैं कि ये कुल आवेश है, ये कुल संधारित्र है, तो कुल आवेश पता चलेगा, Q1 और Q2 को जोड़ेंगे तो कुल आवेश हो जाएगा। और संधारित्र मतलब जब दोनों संधारित्रों को जोड़ेंगे तो कुल संधारित्र हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम चूंकि ये फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू CB होता है, तो Q इक्वल टू CB तो मतलब Q1 इक्वल टू C1 V1 भी लिख सकते हैं और Q2 इक्वल टू C2 V2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये C1 प्लस C2 है, ये है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आवेशों का मतलब पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों की गणना कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि पुनर्वितरण के पश्चात A पर कितना आवेश होता है और B पर कितना आवेश होता है, ये भी हम गणना करते रहे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। ठीक है, तो इसके बाद ही थोड़ा सा वो है, उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, पुनर्वितरण के पश्चात आवेश। ठीक है, पुनर्वितरण के पश्चात अब हम आवेश की गणना कर दे रहे हैं। परंतु यदि आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात विद्युत विभव की गणना कीजिए, तो आपको यहीं तक रखने देना है। परंतु यदि आपसे कह दे कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों की व्यंजक की गणना कीजिए, तो आपको यहाँ के बाद और थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो अब हम गणना कर लेते हैं कि A का आवेश कितना है, A का
आवेश कितना है, मतलब ये जो पिंड है इस पर आवेश कितना है। तो आवेश इक्वल टू जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि Q इक्वल टू CV होता है, ये हमने लिख दिया। परंतु हम जानते हैं कि आवेश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A पर आवेश है Q1 ना, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे Q1 और यहाँ पर C1 लिखेंगे और यहाँ पे V1 यहाँ पे लिखना तो चाहिए, परंतु हम V1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे भैया, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें पुनर्वितरण के पश्चात, हमने बताया था कि पुनर्वितरण के पश्चात जो विभव होता है वो भी होता है, इसलिए यहाँ पे हमने भी माना है, पुनर्वितरण के पश्चात हमने भी लिखा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको ध्यान देना है Q1 इक्वल टू C1 तो हमने लिख दिया। अब भी का मान हम यहाँ से भी का मान इतना हम पुटअप यहाँ पे कर देंगे, तो ये क्या निकल जाए C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये हमें मिल गया। तो ये आपका मिल गया क्या है, A पर आवेश इतना होता है। अब हम इस प्रकार B जो धातु है इस पर हम गणना कर लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं इस कलर से B का आवेश। ठीक है, B का आवेश हम देख ले रहे हैं, तो B पर आवेश क्या हो जाएगा भैया, B पर आवेश हो जाएगा Q2 इक्वल टू C2 भी हो जाएगा। Q2 इक्वल टू C2 भी लिख सकते हैं ना, Q2 इक्वल टू C2 अभी, क्योंकि पुनर्वितरण के पश्चात है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, Q2 इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं C2 अभी, जो यहाँ पे भी का मान हम यहाँ से पुटअप कर दे रहे हैं, तो ये C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका मिला ये फिर से ये क्या है, B पर आवेश है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ये विद्युत विभव की गणना भी आपको समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेशों का व्यंजक है A और B पर, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यही इस वीडियो में हमें पढ़ना था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है आपके स्कूल में, ठीक है, कोचिंग में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। जैसे कि आपके अगर मान लेते हैं विद्युत विभव आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पर लिखिए इंग्लिश में विद्युत विभव ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8874726058। ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जिस भी टॉपिक के बारे में जानना हो आप उस टॉपिक का नाम लिख कर भेज सकते हैं, आपको तुरंत उस वीडियो का लिंक वहाँ पे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।